नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत में जलवायु प्रदूषण क्यों मायने रखता है और विशेष रूप से उत्तराखंड में क्यों मायने रखता है, और उसके बाद मैं क्लाइमेट फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। हम मनुष्य हमेशा से इस पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं और जिसके लिए इस विकसित जगत में साधन पृथ्वी से ही मिले हैं। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस धरती पर हमारी जरूरतों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगों जैसी मानवीय गतिविधियां इस धरती का तापमान बढ़ा रही है, वर्षा चक्र बदल रही है और कठोर मौसम के हर देश को झेलना पड़ रहा है। लेकिन भारत देश को इससे ज्यादा खतरा है। भारत का हिमालय क्षेत्र, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील है, वह भारत के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों तक स्थित है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, वनस्पतियों और कई समुदायों को आश्रय देता है। उत्तराखंड, जो कि हिमालय का अंग है, वह इन जलवायु परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील है। काफी अध्ययन से यह पता चला है कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में तापमान औसत से बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से हमें अतीत में काफी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना और बर्फ संसाधनों का कम होना, अनियमित बरसात होना और ठंड के मौसम में अनियमित वर्षा होना, फसलों के मौसम का समय बदलना, पेड़ पौधों के फूल निकालने का समय अनियमित होना, सेब के बागान कम होना, सर्दियों में कम हिमपात होना, बरसात के मौसम में बाढ़ आने के मामले बढ़ना, नदियों का सूखना आदि। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें जलवायु प्रदूषण को गंभीरता से लेना है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में फीडबैक चक्र उस क्रिया को बोलते हैं जो तापमान बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया में सहायता करता है। पर सबसे पहले प्रश्न यह है कि यह फीडबैक चक्र है क्या? फीडबैक चक्र एक चक्रीय संरचना है जिसमें प्रारंभिक प्रभाव के कारण किसी प्रणाली में इस तरह से फर्क पड़ता है कि उस प्रारंभिक प्रभाव पर कुछ फर्क पड़े। चक्र दो तरह के होते हैं। पहला नकारात्मक फीडबैक चक्र कहलाता है जिसमें शुरुआती डिस्टर्बेंस एक श्रृंखला का कारण बनता है, जो चक्कर में घूमकर वापस आकर उस प्रारंभिक प्रभाव को कम करता है। दूसरी तरफ सकारात्मक फीडबैक चक्र इस तरह के चक्र होते हैं जिसमें शुरुआती डिस्टर्बेंस एक श्रृंखला का कारण बनता है, जो चक्कर में घूमकर वापस आकर उस प्रारंभिक प्रभाव को बढ़ा देता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यह चक्र या तो उसको कम करेंगे। एल्बिडो एक तरह का सकारात्मक फीडबैक चक्र है। दोबारा एक प्रश्न दिमाग में आता है कि या एल्बिडो क्या है? किसी सतह से कितनी ऊर्जा प्रतिबिंब हो रही है, वह उस सतह की रिफ्लेक्टिविटी से पता चलता है। इसी को एल्बिडो कहते हैं। अगर एल्बिडो ज्यादा है तो ज्यादा ऊर्जा प्रतिबिंब होती है और बची हुई सौख लेती है। इसी प्रकार अगर एल्बिडो कम है, इसका यह मतलब है कि वह सतह बहुत कम ऊर्जा प्रतिबिंब कर रही है और ज्यादातर ऊर्जा सौख रही है। उदाहरण के तौर पर ताजा बर्फ 95% ऊर्जा प्रतिबिंब करती है, इसलिए उसका एल्बिडो 0.95 है, जबकि पानी लगभग करता है, इसलिए उसका एल्बिडो 0.1 है। क्योंकि 30% सूर्य से आने वाली ऊर्जा धरती प्रतिबिंब कर देती है, इसलिए पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 है। आमतौर पर गहरे रंग वाली सतह का एल्बिडो ज्यादा होता है, और जिस सतह का रंग जितना कम गहरा होगा उतना ज्यादा उसका एल्बिडो होगा। अब हम आइस एल्बिडो को समझ सकते हैं। आइस एल्बिडो इस तथ्य पर आधारित है कि बर्फ का एल्बिडो जमीनी सतह से ज्यादा होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे विश्व का बर्फ ढका हुआ भाग कम हो जाता है और पृथ्वी की सतह की रिफ्लेक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी सूर्य से आने वाली ज्यादा ऊर्जा सौखती है, बढ़ जाता है। समय के साथ वैश्विक स्तर पर इसकी महत्वता कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे विश्व में बर्फ कम होती जाती है, इसलिए पिघलने के लिए कम बर्फ बची हुई होती है। धन्यवाद।